का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरों को शामिल किया गया है मनी सेंट्रल में। शुरुआत आज हम करेंगे गेहूं की खबर के साथ। खुले बाजार में गेहूं बेचकर कब तक कीमतें काबू करेगी सरकार? जी हां, अपने गोदाम से खुले बाजार में गेहूं बेच रही है, कीमतें काबू लग रही हैं, लेकिन ये फॉर्मूला काम कब तक आएगा, ये दवाई कब तक काम आएगी, इस पर चर्चा करेंगे। बड़े निवेशक पीएमएस से क्यों निकाल रहे पैसा? बड़े इसलिए क्योंकि पीएमएस में निवेश करने की जो मिनिमम राशि है वो 50 लाख है। तो जो 50 लाख रुपए निवेश कर रहा है बड़ा निवेशक हुआ और वो अब पीएमएस से पैसा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? बाजार तो दौड़ रहा है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब कारोबार कर रहा है, फिर भी पीएमएस से पैसा निकल रहा है। ऐसा क्यों, ये जानेंगे। बेहाथ ना हो जाए फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल। 7 महीने में 70-75% बजट चट हो गया, खत्म हो गया। अभी तो 1-1.5 महीना यही बचा है जब फर्टिलाइजर जबरदस्त बिकता है। अकाउंटिंग कहां तक की हो चुकी है ये देखना होगा। तो फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी भी 2 लाख करोड़ के पार का बिल, एक बिल और सरकार की टेबल पर आएगा, ये भी देखना होगा। इसको जानेंगे, समझेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर, महंगी हो सकती है सीएनजी और पीएनजी। जी हां, ऐसा कुछ बदलाव हुआ है नियमों में जो आपके घर पहुंचने वाली पीएनजी को और आपकी गाड़ी में डलने वाली सीएनजी को महंगा कर सकती है। क्या वो बदलाव हुआ है, ये जानेंगे। चीन की कंपनियों ने दिया भारत को धोखा। कुछ नया नहीं लगा होगा, चीन ने भारत को धोखा दिया, लेकिन इस बार बात है कंपनियों की। चीनी कंपनियां भारत में काम करने के बाद भी, भारत की सरकार से मदद लेने के बाद भी भारत को धोखा दे रही थी। कैसे दे रही थी, ये दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर। और दुबई में चल रही COP28 की बैठक में क्या फंसी दुविधा। एक दुविधा में वो बैठक फंस गई है। वो कौन सी दुविधा है, आज प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको समझाएंगे ये बैठक में खींचतान मची किस चीज को लेकर है। ये तमाम खबरें आज हमारे साथ होंगी मनी सेंट्रल में। अंशुमान जी इनका विश्लेषण करेंगे। पहली खबर गेहूं की। 3 बड़ी खबरें हैं इस एक पहली खबर में, इन तीनों पर अंशुमान जी की टिप्पणी लेंगे। गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए सरकार की तरफ से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री लगातार जारी है और अब तक सरकार अपने भंडार से कुल 40 लाख टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री कर चुकी है। सरकार के इस कदम से ओपन मार्केट में गेहूं की कीमतें फिलहाल काबू में लग रही हैं। बुधवार को दिल्ली में भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस बीच सरकार ने कल कैबिनेट में एक फैसले को मंजूरी दे दी। फैसला हम आपको पहले भी मनी सेंट्रल में बता चुके हैं कि 81 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने फ्री राशन स्कीम को 5 साल बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बीच एक खबर ये आई जो आपकी थाली को प्रभावित करती है कि अमेरिका की वेदर एजेंसी है CPC, उसने ये कहा है कि अल्नीनो का असर अभी लंबा चल सकता है। तो एक तरफ अल्नीनो है, दूसरी तरफ महंगाई गेहूं की है जिसे काबू सरकार गोदाम से कर रही है, और तीसरी खबर ये आ गई कि 5 साल तक सरकार राशन फ्री बांटेगी। 3 खबरें। सर, पहली टिप्पणी इस पर कि गोदाम से गेहूं बेचकर कीमतें काबू कब तक रखी जा सकती हैं? सरकार की ये कोशिश बाजार में कीमतों को काबू रखने की, कम तो नहीं हो रही, काबू रखने की कुछ हद तक सफल होती दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर जो दुविधा खाद्य प्रबंधन को लेकर है वो सबसे बड़ी ये है कि नए गेहूं की आवक तो अभी दूर है रबी के सीजन तक, और अल्नीनो का असर भी रबी की फसल पर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में सरकार फिलहाल बाजार को संभालने के लिए कब तक गेहूँ की जारी करेगी, क्योंकि अब सरकार को मुफ्त अनाज स्कीम के लिए भी गेहूँ की व्यवस्था करनी है और बफर स्टॉक दबाव में है। और यही वजह है कि मार्केट में सरकार के इस पेशेंस की परीक्षा हो रही है और बाजार लगातार ऊंचा बना हुआ है। इस बिक्री को जो कि सामने दिख रही है उसे एब्जॉर्ब करते हुए, उसे पचा ले रहा है बाजार मांग को देखते हुए, लेकिन कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। सर, दूसरी खबर जो आई वो आई अल्नीनो के पूर्वानुमान को लेकर। कुछ पूर्वानुमान आए अमेरिका की एजेंसी की तरफ से, क्या बता रहे हैं वो? अल्नीनो को लेकर जो पूर्वानुमान आया वो बता रहा है कि 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं जिसका असर हमें रबी की फसल पर भी दिखाई देगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने, अमेरिका की एजेंसी ने कहा कि अल्नीनो का असर अगले साल जून तक रहेगा। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि अल्नीनो का असर अब नवंबर के बाद से होना शुरू हुआ है और अब ये खासतौर से उस सीज़न में जो भारत की गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, सर्दियों की फसल है, उस पर इसका असर दिखाई देगा। तो इसलिए खाद्य व्यवस्था की योजनाओं में भारत सरकार को ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसके पास अगले साल भी
गेहूं की पर्याप्त खरीद ना होने का खतरा आ सकता है, जैसा पिछले साल हुआ, यानी इस साल हुआ। इस साल रबी की फसल में सरकार पर्याप्त अनाज का भंडार तैयार नहीं कर सकी। फिलहाल सरकार की तरफ से बाजार में आयातित गेहूं लाने की, आयातित गेहूं को प्रोत्साहित करने की, उस पर ड्यूटी कम करने की के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। सर 5 साल फ्री राशन फिर बांटने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपके पास गेहूं नहीं है, आपको खुले बाजार में गेहूं बेच के कीमतें काबू करनी पड़ रही हैं, पूर्वानुमान जो हमारे पास हैं वो सरकार के भी पास होंगे, फिर 5 साल ये राशन बांटने की ज़रूरत क्यों और इसमें पैसा लगेगा कितना? हम लोग इस पर विस्तार से भी बात कर चुके हैं एक बार, एक इकोनॉमिक हब में, उसका लिंक भी हम यहाँ दे देंगे। दरअसल फ्री फूड ग्रेन स्कीम में सरकार अब बुरी तरह फंस गई ऐसा लगता है। इसे लाया गया था इमरजेंसी के तौर पर कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान इसका तर्क भी बनता था, इसके पीछे एक लॉजिक बनता था, क्योंकि कोविड के दौरान लोग घरों में बंद थे, उनके पास खाने की दिक्कत थी और एक बड़ी आबादी थी जिस आबादी को अनाज की, भोजन की ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ से ये एक कोविड का इमरजेंसी मेजर एक टॉप पॉपुलिस्ट मेजर में बदल गया, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देना एक बड़ी हेडलाइन है, एक बड़ा नारा है, और अब वो ट्रैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पिछले साल आपको याद होगा कि वित्त मंत्रालय ने अपने लिखित नोट में सरकार से कहा था कि इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बाजार खुल गए हैं, लोगों को काम मिलने लगा है और इस सब्सिडी का बिल नहीं संभाला जा सकता। लेकिन इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और अब तो इस साल सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला कर दिया कि 5 साल के लिए बढ़ा ली गई। आप जिस तरीके की भारतीय राजनीति है शुभ, हम उस स्थिति में मान सकते हैं कि हो सकता है स्कीम स्थायी ही हो जाए। इसको बंद करना बेहद मुश्किल हो आने वाली सरकारों के लिए। और बजट देखिए कि 11 लाख करोड़ रुपए के बजट की ज़रूरत है, जो कल कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया है खाद्य सब्सिडी के लिए। इसके अलावा बहुत सारी और भी सब्सिडी हैं, पर यह 80 करोड़ लोगों, 81.35 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जो अनाज बांटा जाएगा, उसके लिए कैबिनेट से जो कल प्रस्ताव मंजूर हुआ, उसके लिए 11.8 लाख करोड़ रुपए के बजट की ज़रूरत होगी। ये तो हुआ बजट, और फिर इसके बाद इसके लिए गेहूं और चावल का अरेंजमेंट और आपूर्ति भी करनी पड़ेगी, ये इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन अब कैबिनेट ने कल अप्रूव कर दिया है अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल के बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वित्त मंत्रालय को अपने खर्चे काटने पड़ेंगे या नया कर्ज लेना पड़ेगा। एक और सब्सिडी की बात, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर जितने बजट का आवंटन किया, उसका 70% 7 महीने में खप गया। ऐसी आशंका है अब कि सरकार को इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और अप्रैल से अक्टूबर तक 1,75,000 करोड़ रुपए की खपत हो चुकी है। सर, ये रिकॉर्ड सब्सिडी क्या बताती है फर्टिलाइजर की? फर्टिलाइजर का बिल भी बेहाथ हो गया, और हमेशा हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से लगातार कि सरकार बजट में या तो अंडर एस्टिमेट करती है फर्टिलाइजर सब्सिडी की डिमांड को, और उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में पैसा देना पड़ता है, या फिर बाजार की परिस्थिति को समझने में चूक होती है। क्योंकि बजट में सरकार हमेशा सब्सिडी के बिल को कम दिखाती है। 2 लाख करोड़ का बिल दिखाया और 2 लाख करोड़ तो के करीब हम पहुंच गए। अभी माना जा रहा है कि अतिरिक्त बजट में एलोकेशन अभी जब दिसंबर में के इस महीने में हमें दिखाई देगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आएंगी, उस दौरान अतिरिक्त एलोकेशन करना पड़ेगा। खासतौर पर जो टोटल बजट एलोकेशन है, उसमें जो पोटाश और पोटेशिक सब्सिडी है, उसका 44,000 करोड़ का हिस्सा तो खत्म ही हो चुका है, पूरी तरह अक्टूबर में ही खत्म हो चुका। उसके लिए तो सरकार को तत्काल नया आवंटन करना पड़ा है, और रबी सीजन के से पहले सरकार को नई सब्सिडी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि रबी सीजन के दौरान फर्टिलाइजर की नई मांग निकल कर आएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग मनी सेंट्रल में से पहले शायद 5-6 महीने पहले इस बात पर शुभम चर्चा करते रहे कि सरकार ने मार्केट में इंटरवेंशन करके फर्टिलाइजर की डिमांड को भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। कई तरीके की ऐसी कोशिशें की गई थी, जिसमें कि एक कॉमन ब्रांड लाया गया था फर्टिलाइजर के लेने वालों की, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की पहचान करने के भी तंत्र और नियम बनाए गए थे। लेकिन ऑफिशियल डेटा ये बताता है कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और सारी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की डिमांड में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है, यानी उनकी खपत में और मांग में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। सरकार ने फर्टिलाइजर को दोनों तरफ से संभालने की कोशिश की थी, पर ये मांग वाला मोर्चा कुछ हारता सा लग रहा है, मांग पर नियंत्रण नहीं किया जा पाया है। अंशुमान जी ने कहा कि बजट में सरकार बताती कुछ है, होता कुछ है, फिर सोचिए हिसाब किताब लगाया क्यों जाता है। अगर आप मनी सेंटर लगातार देख रहे हैं तो 2-3 चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ। मनरेगा का बजट बढ़ेगा, हमने बताया। फर्टिलाइजर का बजट बढ़ेगा, हमने बताया। फूड सब्सिडी का बजट बढ़ेगा, हमने बताया। डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पे सरकार पिछड़ सकती है, हमने बताया। तो सोचिए, जब कमाई तय नहीं, जब खर्चे का हिसाब नहीं, तो फिर बजट किस काम का। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मंच पर कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से पहले भारत ने फूड स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे को
के स्थायी हल पर बात कहे जाने की शर्त रखी है। भारत ने कहा है कि भारत में किसानों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और अनाज निर्यात पर पाबंदी के मुद्दे पर चर्चा से पहले फूड स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर स्थायी हल जरूरी है। हाल में WTO की मंत्री स्तरीय ऑनलाइन बैठक के दौरान भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह शर्त रखी गई थी। सर, विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, क्योंकि अब WTO फिर दो हिस्सों में बंट गया है। WTO की बैठकों में एक तरफ विकसित देश हैं कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, और दूसरी तरफ वो 33 देशों का समूह जिसमें भारत भी शामिल है। और अब सबसे ज़्यादा खींचतान दुनिया में इस समय अनाज बेचने और अनाज के कारोबार को लेकर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये साल, पिछले 2 साल दुनिया में अनाज के उत्पादन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस साल सारे अनाजों का उत्पादन दुनिया में सीमित है, कम है, मांग बढ़ी हुई है और प्राइसेस ऊपर है। ये मुद्दा शुरू हुआ भारत की तरफ से निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर। भारत जो चावल का बड़ा निर्यातक है, उसने अपने निर्यात पर पाबंदी लगा दी और उसके खिलाफ WTO में अपील की गई, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों को चावल मिलना बंद हो गया, कम हो गया, और इससे वहाँ महंगाई बढ़ी। अब WTO में ये कहा जा रहा है विकसित देशों की तरफ से, अब भारत के कदम का विरोध करने वालों की तरफ से, कि भारत ने जानबूझकर बाजार में आपूर्ति रोकी है और जिसका असर दुनिया में खाद्य महंगाई के तौर पर सामने आया है। भारत का तर्क ये है कि हर देश को अपनी तरफ से स्टॉक बनाने की छूट है और पहले ये नियम तय किया जाए कि कौन सा देश कितने स्टॉक्स रख सकता है। ये नई बहस है जो WTO के मंच पर शुरू हुई है। इससे पहले जो एग्रीकल्चर की बहसें थी वो सब्सिडी की बहसें थी कि कौन कितनी सब्सिडी दे सकता है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में भारत इस समय खाद्य अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारी दुविधाओं में फंसा है। हमने आपको बताया अनाज की स्कीम के लिए सरकार को 11.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, भारी अनाज की ज़रूरत है। देश के बाजार में धान और गेहूं की कीमतें ऊंचाई पर हैं, अनाज की महंगाई ऊपर है। भारत किसी भी स्थिति में अपने यहाँ से अनाज के निर्यात का फैसला नहीं ले सकता क्योंकि उसका असर महंगाई पर पड़ेगा। और इधर WTO में ये माना जा रहा है कि भारत का कदम दुनिया में जो अनाज के व्यापार का उदारीकरण है उसके खिलाफ है। तो भारत की तरफ से 2 शर्तें बातें रखी गई। एक तो जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि पहले WTO स्टॉक की लिमिट तय कर दे और ये बताए कि कौन सा देश कितनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कितना बफर स्टॉक बना सकता है। और दूसरी तरफ अभी हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें भी भारत की तरफ से कहा गया था कि फर्टिलाइज़र और फूड की सब्सिडी के जो नियम WTO ने करीब 1 दशक पहले बनाए थे उन पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनियों की हिस्सेदारी की खरीद बिक्री की निगरानी बढ़ा दी है। इसमें शेयर खरीदने वाली कंपनियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। पहले शेयर बेचने की डील पूरी होने में 3 महीने लगते थे, अब इस काम में 9 महीने का समय लग रहा है। सर, किस तरीके की डील है, कौन करता है ये? अब इंश्योरेंस ब्रोकरिंग फर्म वो होती हैं जो किसी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस बेचती हैं, एडवाइजरी के काम करती हैं। अभी मार्च में हमने देखा था कि आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स की बिक्री समारा कैपिटल को हुई थी। और अब इंश्योरेंस बाजार जिस तरह से फैल रहा है उसमें इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म, इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आ रही हैं। IRDA का यह मानना है कि ये इस तरीके की गतिविधियों में बीमा धारकों के हित भी प्रभावित होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के तौर तरीके भी प्रभावित होते हैं और इसलिए इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर पर अब थोड़ी सख्ती की जा रही है IRDA की तरफ से। और इसलिए जब इस तरीके की कोई डील हो रही है जिसमें कोई टेक ओवर हो रहा है इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म का, तो IRDA उसे अप्रूव करने में, उसकी मंजूरी में समय लगा रही है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में मूलतः कंपनियों की तरफ से ब्रोकर्स एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों को री इंश्योरेंस के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराते हैं और बाजार में इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स के लिए नया बाजार तैयार करते हैं। शेयर बाजार में तेजी के बावजूद देश के दिग्गज पोर्टफोलियो मैनेजर फंड्स के पास से निवेश निकाल रहे हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान टॉप 20 पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास से 3400 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है, निकासी हुई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने जिन फंड्स के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है वे देश के करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज करते हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये काफ़ी असमंजस भरी और दिलचस्प खबर है। PMS या जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनियां हैं वो भारत में बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का या बड़े निवेशकों का निवेश इस्तेमाल यूज़ करती हैं और उसको निवेश कर के उस पर रिटर्न देती हैं। 50 लाख रुपए की सीमा आपको शुभम ने शुरुआत में बताई थी। भारत में करीब 1 दर्जन से अधिक PMS हैं जो
इस तरीके के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, मझोले निवेशक हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी अक्सर म्यूचुअल फंड के नियमों में मिलती है। ये बड़ा और क्लास निवेशक है, प्रीमियम निवेशक है। इन फंड्स का सबका 1 साल का अल्फा, इसमें केवल एक को छोड़ दिया जाए, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर फंड्स का अल्फा निगेटिव में है, यानी इनके निवेशकों का रिटर्न कम हुआ है। ये क्यों हुआ है? यहाँ फंड मैनेजमेंट के कई सारे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऊपर था, उसके बाद भी ये फंड मैनेजर्स क्या सही ढंग से फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। कई सारे फंड्स का अल्फा -1.2 -9.8 तक गिरा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि ये भी पता चला कोटक सिक्योरिटी की इस रिपोर्ट में कि अब यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट तो इसलिए भी हो रहा है कि रिटर्न गिर रहे हैं, लेकिन दूसरा 2 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाजार में। इस समय गोल्ड में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। निवेशकों ने गोल्ड में अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। 10-11% का तो रिटर्न केवल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने ही दिया है। दूसरी चीज़ ये IPO के बारे में हम आपको लगातार बता ही रहे हैं अपने शो में। वहाँ के IPO में जब 100 टाइम्स ऊपर लिस्टिंग हो रही है, 120 टाइम्स ऊपर लिस्टिंग हो रही है, तो बड़े निवेशकों के लिए क्विक बक्स बनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आपने IPO में इन्वेस्ट किया और 15 दिन बाद प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपके पैसे 2 गुने से ज़्यादा हो गए। और तीसरा ये कि जो डेट फंड्स हैं या जो डेट रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जहां इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हैं, वहां भी जो बड़े निवेशक हैं वो पैसा ले जा रहे हैं। इस जो शिफ्ट हो रही है, इस शिफ्ट का असर हमें PMS के कारोबार पर दिख रहा है। अमेरिका का पेंशन फंड निवेश के लिए अपने इंडेक्स में बदलाव करके कुछ भारतीय कंपनियों को शामिल कर सकता है, जिस वजह से भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI, HDFC बैंक और TCS को शामिल किया जा सकता है, जिस वजह से भारत में करीब $4 अरब का निवेश आने की संभावना है। सर, क्या बदलाव हो रहा है? दुनिया भर के बाजारों पर इसका क्या असर होगा? ये अमेरिका का सबसे बड़ा निवेश फंड है। US फेडरल गवर्नमेंट का रिटायरमेंट फंड इसको कहा जाता है, जो US की सरकार, अमेरिका की सरकार इस रिटायरमेंट फंड को संचालित करती है, जिसमें अमेरिका के आम लोगों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का निवेश किया जाता है। जो बचते हैं उनकी इसमें शामिल होती हैं। काफ़ी बड़ा फंड है ये फंड। करीब 30,000 करोड़ रुपए की इनफ्लो को प्रभावित करने वाला फैसला लेने वाला है। फैसला ये हो रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि इसका नाम है US फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसको कहते हैं, जो ये फंड चला रहा है। ये अपने इंडेक्स की जो बेंचमार्किंग है उसमें बदलाव कर रहा है। अब ये अपने आप को MSCI का जो EAFE इंडेक्स है उससे निकालकर MSCI के दूसरे इंडेक्स में लेकर जा रहा है इमर्जिंग मार्केट के लिए। और इसके असर से भारत में करीब 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भारत की कंपनियों में दिखाई देगा। उसमें भी खासतौर पर वो कंपनियां जो कि मॉर्गन स्टैनले के इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इतना पैसा भारत के बाजार में आएगा। ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में करीब $28 बिलियन का चर्न होगा इस इन्वेस्टमेंट के बेंचमार्किंग में बदलने में। ये फंड जो अपनी बेंचमार्किंग बदलेगा उससे पूरी दुनिया में $28 बिलियन का निवेश इधर से उधर होगा, यानी उनके स्टॉक्स और पोर्टफोलियो बदले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाली गैस का कोटा घटा दिया है, जिस वजह से CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाली नेचुरल गैस की कीमत कम होती है और जिस वजह से कंपनियों की जो लागत है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कम आती है। सर, कोटे में किस तरीके का बदलाव हुआ है और इसका असर क्या होगा? शुभम, भारत में जो आपको शहरों में CNG मिलती है पंपर कारों के लिए, वाहनों के लिए, या जो PNG मिलती है, उसमें 2 तरीके की गैस होती है। एक गैस वो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सीधे बाजार से खरीदती है, और दूसरी गैस वो है जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम के तहत आती है। यानी वो गैस जिसकी सरकार एक निर्धारित कीमत तय करती, सब्सिडाइज उसे सस्ती रखती है, जिससे कि एक सही रेशियो बना रहे। अचानक सरकार ने ये जो कोटे वाली गैस थी, जो सस्ती गैस थी, जो शहरों में PNG और CNG के लिए दी जाती थी, उसको काफ़ी तेज़ी से घटा दिया है। और इस वजह से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और PNG गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उन्हें अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जितनी आपूर्ति है उसको देने के लिए उन्हें खुले बाजार से महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। इसलिए हाउस होल्ड्स के लिए, परिवारों के लिए जो गैस की सप्लाई उसकी कीमत बढ़ेगी, और जो पंप्स पर CNG है उसकी कीमत बढ़ेगी। हाल में दिल्ली में कुछ जगहों पर गैस की कुछ देश के कुछ राज्यों में गैस की कीमत बढ़ाई भी गई है। सर, घटा क्यों कोटा ये?
कोटा इसलिए घटा क्योंकि जो गैस आती है भारत के मुख्य बाजार में, इसमें दो तरीके की गैस है। एक वो गैस जो इंपोर्ट होकर आती है और जो गेल या बाकी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं और उसे देश के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाला जाता है, और दूसरी वो गैस है जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की पुरानी ऑयल फील्ड से निकलती है भारत में, गैस जो भारत की गैस फील्ड से निकलती है। जो भारत के अंदर से निकली हुई गैस है उस पर प्राइस रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर प्रतिबंध हैं, और वही गैस प्राइस कंट्रोल के तहत आती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई गैस कंपनी साल में 100 क्यूबिक मीटर के आसपास गैस खरीदती है, तो उसमें 15 से 20% वो गैस होती है जिसकी सरकार कीमतें कम रखती है, और अब वो गैस भी कम हो रही है और आयात महंगा हो रहा है, इसलिए उसका कोटा घटाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, भारतीय मोबाइल बाजार में भले ही चीन की कंपनियों का कब्जा हो, लेकिन भारत से एक्सपोर्ट होने वाले मोबाइल फ़ोन्स में चीन की कंपनियों का योगदान ना के बराबर है। भारत से जितने मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट होते हैं उनमें चीन की कंपनियों की तरफ से बनाए गए मोबाइल फ़ोन्स की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी कोरिया कंपनी सैमसंग और अमेरिका की कंपनी एप्पल की है। सर, इस खबर को कैसे समझा जाए? ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बता रही है कि भारतीय बाजार में को लेकर चीन की कंपनियां किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, और सरकार की तरफ से, सरकार से जो कमिटमेंट किए गए उनको कैसे कैसे पूरा नहीं किया गया, इसे समझना ज़रूरी है। भारतीय बाजार में जिन कंपनियों का दबदबा है, जिनका सिक्का है, उसमें Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी कंपनियां हैं जिनके फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इन कंपनियों को जब भारत में निवेश के लिए बुलाया गया था तब इनसे ये भी कहा गया था कि वो भारत को अपना बेस बनाएंगी और भारत से मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट भी करेंगी और भारतीय बाजार में भी बेचेंगी। ताजे आंकड़े जब सरकार के पास आए तब सरकार को आश्चर्य हुआ कि भारत से जितने मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, उसमें चीन की कंपनियों का हिस्सा तो केवल 4% है, यानी वो सारा उत्पादन बनाकर भारत में ही बेच रही हैं, निर्यात नहीं कर रही। निर्यात करने वाली कंपनियां एप्पल और सैमसंग हैं। करीब करीब $40 बिलियन का जो भारत का स्मार्टफोन मार्केट है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा जिन कंपनियों ने ले रखा है, जिन्हें बहुत तरीके की इंसेंटिव्स मिले हैं, सुविधाएँ मिली हैं, उन्होंने निर्यात बाजार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और ये उस प्रोत्साहन नीति की विफलता भी है और उसके अगेंस्ट भी है, उसके खिलाफ भी है, जिस प्रोत्साहन नीति के तहत इन कंपनियों को लाया गया था। और अब इसको लेकर सरकार में कुछ थोड़ा विचार विमर्श अंदर से शुरू हुआ है। तो क्या माना जाए कि सरकार के नियम नहीं माननी थी ये कंपनियां? चीन की कंपनियों ने, अब इसकी जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट होगा, और ये कुछ और क्षेत्रों से ऐसे मामले निकल कर आए थे, हमने आपको ईवी सेक्टर में भी बताए थे कि चीन की कंपनियों ने भारतीय बाजार में तो प्रोडक्ट बनाकर सेल किए, पर उन्होंने इसके एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण इसमें देखने वाली है, जिस पर हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आयात को लेकर अचानक ऐसे दबाव में आ गई थी 2-3 महीने पहले कि उसने भारत में हार्डवेयर एक्सपोर्ट पर लाइसेंस परमिट राज लगा दिया था। तो भारत में जिन कंपोनेंट्स का आयात हो रहा है उसे बढ़ाने वाली भी ये प्रमुख कंपनियां हैं, क्योंकि इनके मैक्सिमम कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं चाइना या आसपास की ज्योग्राफीज से, जिनको भारत में असेंबल करके बनाकर ये Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां बनाती हैं। तो एक तो आयात बढ़ रहा है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का, भारतीय बाजार भी इन कंपनियों को मिला हुआ है, पर निर्यात में इनकी कोई भागीदारी दिख नहीं रही है। ये सरकार के लिए ज़्यादा बड़ी उलझन की विषय है। सर, आगे कैसी कार्रवाई कर सकती है सरकार? इसमें जो चीन की कंपनी है, शायद उनकी तरफ से जो बाजार के विशेषज्ञ माना है, जिनसे हमारी बात हो रही थी, जो बता रहे थे कि दरअसल हुआ यह है कि इन कंपनियों की बहुत ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ पहले से चाइना में उपलब्ध हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत में भले इन कंपनियों ने भारत में आकर भारत से निर्यात करने का वादा किया हो शुभम, लेकिन ये निर्यात बाजार को अपनी उन कैपेसिटीज़ से ही सप्लाई कर रही हैं। जो चीन की फैक्ट्रीज हैं वहाँ से सप्लाई कर रही हैं। ये फैक्ट्रियाँ पूरी तरह भारतीय बाजार के लिए फ़ोन बनाकर भारतीय बाजार में बेच रही हैं, और इसलिए भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 2023 का जो आंकड़ा है उसमें करीब करीब 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें एप्पल और सैमसंग का सबसे बड़ा हिस्सा था। इन कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं। अब ये देखना होगा कि सरकार इन कंपनियों पर सख्ती करती है, क्या इनके लिए निर्यात की कोई नई शर्त लगाई जाती है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में एक किस्म का एंटी क्लाइमैक्स है, ये अपने एक किस्म का शॉकर है सरकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में, कि जिन कंपनियों को बुलाकर भारत में चीन की कंपनियों को तमाम सिक्योरिटी जोखिम भी है इनके प्रोडक्ट्स में, जिनके बारे में बार बार चर्चा होती रहती है। इनके कामकाज को लेकर ईडी से लेकर तमाम एजेंसियां भी इनके पीछे पड़ी हुई हैं। इनके फ़ोन बेचने के प्रक्रियाओं पर उन पर छापे भी पड़े, हमको अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताते रहें। इस सब परिस्थिति के बाद भी ये इन कंपनियों से वो पर्पज़ पूरा नहीं हुआ जिस पर्पज़ के कारण भारत को मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया था, यानी भारत के निर्यात में इनकी कोई बड़ी भागीदारी नहीं दिखाई दी। तो शायद इनके ऊपर आने वाले समय में कुछ कार्रवाई हो सकती है। विकसित देशों के संगठन OECD ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अनुमान में कहा है कि अगले साल दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है।
OECD का कहना है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है और अगले साल 24-25 के दौरान 6.1% का अनुमान है। OECD ने यह भी कहा है कि भारत का रिजर्व बैंक 2024 के मध्य में ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है और 2025 के अंत तक ब्याज दरों को घटाकर 5.5% पर लाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं सर ये आंकड़े? OECD के आंकड़ों में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो OECD ने भारत की अगले साल के आर्थिक विकास दर में गिरावट की संभावना जाहिर की है। भारत की इस साल के आर्थिक विकास दर का आंकड़ा लगभग वही है जो सबका है, 6.3% के आसपास, जो भारत की ज़रूरतों के हिसाब से अपर्याप्त है। लेकिन अब चूंकि इकॉनमी कोविड के फेज के बाद पेंटअप डिमांड से उभर कर निकल कर सामने आई है, तो इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर में नरमी दिखाई दे रही। अगले साल के आंकलन पर थोड़ी ज़्यादा चिंता है और अगले साल को लेकर OECD का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगले साल कुछ ज़्यादा ही दबाव दिखाई देगा। दूसरी जो भविष्यवाणी या जो दूसरा आकलन OECD ने पेश किया है, ये देखना करीब से होगा कि क्या अगले साल से वास्तव में भारत में ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, क्योंकि जैसे आसार दिख रहे हैं खाद्य अर्थव्यवस्था में अल नीनो के जून तक चलने की, ऐसी स्थिति में और खाद्य महंगाई ऊपर रहने की स्थिति में शायद रिजर्व बैंक अभी ब्याज दरें कम करने के लिए थोड़ा इंतजार करेगा। लेकिन बाकी कुछ और भी आंकड़े अर्थव्यवस्था को लेकर उपलब्ध हैं, आए हैं, जिनका जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि भारत की रूरल इकोनॉमी में 8 क्वार्टर की सबसे कम ग्रोथ दिखाई दी है। इस बात की शिकायत त्योहारी मौसम के दौरान ऑटोमोबाइल कंपनियों ने, साबुन मंजन बिस्किट बनाने वाली कंपनियों ने, इन्होंने भी शिकायत की थी। तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी रिकवरी की रफ्तार हमें नहीं दिखाई दी है पिछले दिनों में, और जो ताज़ा आंकड़े दिखा रहे हैं वे बता रहे हैं कि भारत की ग्रामीण इकोनॉमी से भी डिमांड आती नहीं दिख रही है। इस बीच आज आए आर्थिक विकास दर के जो आंकड़े हैं, इन पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कल का मनी सेंट्रल देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और बड़ी खबर, दुबई में चल रही COP28 की बैठक में शिरकत करने आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले इस बैठक में एक बड़ी दुविधा सामने आई है। सर, क्या वो दुविधा है जिस पर ये बैठक फंस गई है? अब क्लाइमेट चेंज पर ये बैठक शुरू हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं आ रहे हैं, बट संयुक्त अरब अमीरात जो इसका होस्ट है वो यहाँ पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बैठक, जैसा हमने आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में, कि पर्यावरण परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर और उसकी पूरी दुनिया में जो फैली तबाही दिख रही है इसकी वजह से, उसमें सरकारों के सभी वादों के असफल होने की छाया में हो रही है। तो सरकारें एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएंगी, सरकारें दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगी, देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प होगा। दुनिया के प्रेक्षक जानना चाहते हैं कि ये सब सारे नेता जो यहाँ जुटेंगे वो क्या कहेंगे। इन्होंने 2015 में दुनिया से जो वादे किए थे, फिर 2020 में जो वादे किए थे, फिर जो बड़े बड़े समझौते हुए थे, बड़ी बड़ी फ़ोटो खींची गई थी, उन सब समझौतों का क्या हुआ? क्योंकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण के परिवर्तन को रोकने, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को घटाने में, तापमान को कम करने की कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा इसका जो पहलू, जो दुविधा, वो ये कि अब जो एजेंडा आ रहा है वो काफ़ी आक्रामक एजेंडा है इस बैठक का, और इसीलिए इस बैठक में कोई सहमति बनेगी या नहीं बनेगी इसे देखना होगा। एजेंडा ये है कि अब वहाँ पर यह माना जा रहा है कि वॉलंटरी तो कुछ हुआ नहीं, शुभम, अपने मन से तो सरकारों ने कुछ किया नहीं, बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचाई गई, बड़े बड़े लेख लिखे गए। अब टैक्स लगाने की बारी है। अब दुनिया में जो प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं, उन पर दुनिया के देश मिलकर सामूहिक रूप से तय करें और सख्ती करें, टैक्स लगाएं उनके ऊपर, और उसका हर्जाना वो भुगतें। तो हर्जाना उसका महंगाई के तौर पर सामने आएगा, हर्जाना अलोकप्रियता के तौर पर, सरकारें जब टैक्स लगाती हैं तो अलोकप्रिय होंगी। तो अब जहां एजेंडा COP28 का दुबई में जिस तरफ जा रहा है वो ये है कि बातें बहुत हुई, अपने आप कुछ नहीं हुआ, तो अब सख्ती की ज़रूरत है और टैक्स लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भारत का रुख देखने वाला होगा। भारत ने अभी तक टैक्सेशन को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हम आपको बता चुके हैं कि टैक्सेशन की शुरुआत हो गई है। कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित करने वाले उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। भारत के निर्यातक परेशान हैं, उनसे 50 तरीके के डिक्लेरेशन मांगे जा रहे हैं। 2025 से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। जो उद्योग दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, विस्तार से मैं कार्यक्रम में आप इसको लागत, इसके खर्चे, इसका कितना असर महंगाई पर होगा, ये सब कुछ हम बता सकें। कौन से बड़े उद्योग हैं जिन उद्योगों को सबसे पहले इस टैक्स को झेलना पड़ेगा, जिसमें स्टील होगी, जिसमें सीमेंट होगा, इन उद्योगों पर टैक्स लगेंगे। अब यहाँ पर क्रंच का इशू है कि क्या दुनिया के देश कार्बन टैक्स लगाने पर सहमत होंगे, या अभी इसे फिर और थोड़े समय के लिए वॉलंटरी, स्वयं अपने तरफ से चीज़ें ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। भारत को एक और यहाँ बड़ा जवाब देना होगा जाकर, क्योंकि भारत ने थर्मल पावर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। भी आज भी खबरें थी कि भारत ने अपनी कोयले की डिमांड भी बढ़ाई है, कोयले की बिजली के उत्पादन के लिए भी निवेश किया है। तो भारत की तरफ से क्या कहा जाता है ऐसे मंच पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए या डिकार्बनाइजेशन के लिए, ये भी देखना ज़रूरी होगा।
आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के अलग अलग मामलों में करीब 12,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कंपनी बैंकों से अलग अलग कर्ज की मांग कर सकती है। गो फर्स्ट की तरफ से प्लान सौंपे जाने के बाद बैंक उस पर जनवरी से पहले फैसला ले सकती है। एयरलाइन बीते मई में से बंद पड़ी हुई है। अमेरिकी डॉलर में गिरावट की वजह से घरेलू और विदेशी बाजार में सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बुधवार को एमसीएक्स पर फरवरी वायदा 62,934 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। विदेशी बाजार में कीमतें $2,072 की ऊंचाई पर हैं। घरेलू और विदेशी बाजार में आज भी सोने के भाव में तेजी है। डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे बना हुआ है। आयकर विभाग ने हिंदुजा ग्रुप की इकाई हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में मुंबई और कुछ अन्य शहरों में स्थित दफ्तरों में बुधवार को तलाशी का अभियान चलाया। पता ये चला है कि अभियान टैक्स चोरी की जांच के तहत चलाया गया है। मुंबई और कुछ अन्य शहरों में स्थित कंपनी के कार्यालयों में तलाशी की गई है। तलाशी अभियान से जुड़े आयकर अधिनियम के तहत केवल कार्यालय परिसरों में ही ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी एजेंसी S&P का कहना है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में आ रही गिरावट को देखते हुए लग रहा है कि फेडरल रिजर्व एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ये बढ़ोतरी अगले महीने हो सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये बढ़ोतरी आखिरी होगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? S&P की भविष्यवाणी बाजार के मूड के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि फेडरल रिजर्व के कुछ सदस्यों की तरफ से और कुछ विशेषज्ञों की तरफ से माना जा रहा था कि अब बाजार से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक जाएगी। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स इस तरह से गिर रही हैं। अभी जो आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के आए हैं या महंगाई के आए हैं, वो शायद फेडरल रिजर्व को तसल्ली देने वाले नहीं हैं। और इसलिए S&P ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि एक अगली बढ़ोतरी 25 बेसिस पॉइंट की भी आसपास हो सकती है, एक और बढ़ोतरी आएगी। लेकिन फिर वही संभावना जैसी बात भारत के बारे में कही गई कि इसके बाद फिर शायद पहिया उल्टा घूमना शुरू होगा। ये देखना होगा कि आगे फेडरल रिजर्व कैसे फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल महंगाई का दबाव बना हुआ है और एक बढ़ोतरी तो और कम से कम तय दिखती है अमेरिका में ब्याज दरों में। जीडीपी नंबरों पर विशेष पेशकश लेकर, विशेष कार्यक्रम लेकर, विस्तार से विश्लेषण लेकर कल जरूर आएंगे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार